हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 45। दीपक का सच सामने आने के बाद गुड्डू ने उसे पीट दिया। आखिर अपनी बहन के साथ वह धोखा होते कैसे दिख सकता था। वही गुड्डू के रोज रोज के झगड़ों से परेशान मिश्रा जी ने भी गुड्डू के सामने हार मान ली और अपने हाथ जोड़ दिए। अब तक गुड्डू बाहर लड़ाई झगड़े करने लगा था और अब मोहल्ले में भी करने लगा था, और ये बात मिश्रा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने गुड्डू से साफ कह दिया कि वह कुछ भी करेंगी तो भी मिश्रा जी उसे नहीं रोकेंगे। उधर वंदना के पति ने दीपक से अपनी पत्नी के साथ सुबह चले जाने को कहा। वंदना की हरकतों और दीपक वेदी के रिश्ते से वे अनजान नहीं थे, पर समझदारी दिखाते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र मिश्रा जी से नहीं किया। प्रीति ने गोलू को गुड्डू के साथ बनारस आने के लिए कहा। गुड्डू बहुत परेशान था, ऐसे में वह किससे बात करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह अपने कमरे में गुड्डू सर पकड़े बैठा वेदी के बारे में सोच ही रहा था। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। इन सब चक्कर में गुड्डू कमरे में पड़े उस फोन और अपनी खोई हुई अंगूठी को भूल गया। कुछ देर बाद उठा और नीचे चला आया। मिश्रा जी शोरूम जाने की तैयारी कर रहे थे। गुड्डू उनके पास आया और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मिश्रा जी उसे नजरअंदाज करके वहां से चले गए। गुड्डू को बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि मिश्रा जी उससे बहुत नाराज थे। मिश्रा जी भले उसे डांटे, मारे, ताने दे, वह सब सह लेता था, लेकिन जब मिश्रा जी खामोश हो जाते थे, ये बात गुड्डू को बहुत तकलीफ देती थी। अरे गुड्डू, उठ गया? यहाँ आओ, मिश्रा ने कहा। हाँ अम्मा, गुड्डू ने बुझे मन से कहा। तो मिश्रा ने गुड्डू के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, ए गुड्डू, देखो तुम्हें ना हमारी कसम है, सच्ची बताओ कल रात उस लड़के पर हाथ काहे उठाए? तुम एक तो बार भी नहीं सोची कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे पिताजी को कितना बुरा लगेगा। गुड्डू खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा। ना वह अपनी माँ से झूठ बोलना चाहता था, ना ही वह वेदी के बारे में घर वालों को बताना चाहता था। गुड्डू को चुप देखकर मिश्रा ने कहा, तुम सुधर काहे नहीं चाहते गुड्डू? ये सब लड़ाई झगड़ी ने कुछ नहीं रखा है। तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी वजह से कितना कुछ देखना पड़ता है, जानते हो तुम? आज से पहले उनको इतना बुझा हुआ कभी ना देखे हैं हम। अम्मा, हम जानते हैं हमारी वजह से पिताजी बहुत ही गुस्सा है, पर हमने कभी भी जानबूझकर उनको ठेस पहुंचाने का नहीं सोचा है। गुड्डू, हम ये नहीं कह रहे कि तुम गलत किए, पर बिटवा एक तो बार अपने पिताजी के बारे में तो सोचो। उनको कितना बुरा लगता है जब वो तुम्हें ये सब करते देखते हैं। तुम एक ठो काम करो, कल से शोरूम जाना शुरू कर दो। घर से बाहर रही हो, काम में बिजी रही हो, तो तुम्हारा ध्यान फालतू काम में ना लगी है, मिश्रा ने कहा। ठीक है, गुड्डू ने धीरे से कहा। जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ और फिर नाश्ता कर लो, मिश्रा ने कहा। तो गुड्डू वॉश बेसिन की तरफ चला आया। उसने हाथ धोए और मुंह धोने लगा। मुंह धोते हुए गुड्डू को वहम हुआ जैसे शगुन तौलिया लेकर उसके पीछे खड़ी है। गुड्डू खुशी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुड्डू के चेहरे से खुशी एकदम से गायब हो गई। वहां कोई नहीं था। शगुन गुड्डू का वहम था। उसने रैंक पर रखा तौलिया उठाया और हाथ मुंह पोंछकर नाश्ते के लिए आ बैठा। मिश्रा ने गुड्डू के लिए गोभी के पराठे बनाए थे। उन्होंने गुड्डू की प्लेट में एक रखा और फिर किचन की तरफ चली गई। गुड्डू ने एक निवाला तोड़कर जैसे ही अपने मुंह की तरफ बढ़ाया, उसे वो पल याद आ गया जब वह बीमार था और शगुन उसका फीका खाना उससे लेकर अपने पराठों की प्लेट उसे दे दिया करती थी। गुड्डू उसी सोच में डूबा हुआ था कि निवाला भी उसके हाथ में ही रह गया, जिसे गुड्डू खा नहीं पाया। गुड्डू, क्या हुआ? किस सोच में पड़े हो? खाओ, मिश्रा ने कहा। तो गुड्डू की तंद्रा टूटी। उसने मिश्रा की तरफ देखकर कहा, अम्मा, एक बात पूछे आपसे? एक काहे? दो ही पूछो, मिश्रा ने उसकी प्लेट में दही की कटोरी रखते हुए कहा। शगुन कहाँ गई है? गुड्डू ने पूछा। मिश्रा को मन ही मन खुशी हुई कि चलो देर से ही सही, गुड्डू को कम से कम शगुन की याद तो आई। उन्होंने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, अपनी बहन की सगाई में गई है बनारस। आप और पिताजी भी जाएंगे?
गुड्डू ने फिर सवाल किया। हाँ, उन्होंने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी बता रहे थे कि परसों सुबह जाएंगे, सगाई का प्रोग्राम शाम में है, तब तक पहुंच जाएंगे, मिश्राइन ने कहा। हमारी तरफ से भी उनको मुबारकबाद दे देना, गुड्डू ने बुझे स्वर में कहा। ठीक है, दे देंगे, मिश्राइन ने कहा तो गुड्डू का चेहरा उतर गया। उसे लगा मिश्राइन उसे साथ चलने को कहेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। गुड्डू बेमन से अपना नाश्ता करने लगा। आज शगुन का ख्याल उसे बार बार आ रहा था और वह उन्हीं ख्यालों से दूर भागने की कोशिश भी कर रहा था। नाश्ता करने के बाद गुड्डू उठा और ऊपर अपने कमरे में चला आया। वहां आकर उसने गोलू को फोन लगाया। हेलो गोलू, कहाँ हो तुम? हमें मिलना है तुमसे। भैया अभी तो घर है, थोड़ी देर में दुकान के लिए निकलेंगे, वहीं आ जाओ, गोलू ने कहा। ठीक है, आते हैं, गुड्डू ने धीरे से उदासी भरे स्वर में कहा। क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? गोलू गुड्डू की उदासी भांप गया। मिलकर बताते हैं, गुड्डू ने कहा और फोन काट दिया और नहाने चला गया। नहाकर गुड्डू ने कपड़े पहने। ना आज उसका बालों को संवारने का मन था, ना ही टिपटॉप बनने का। उसने जींस और टी शर्ट पहना और अपनी बाइक लेकर निकल गया। वंदना के पति कहने पर दीपक अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। वंदना के पति ने वंदना को भी सख्ती से गुड्डू और उसके घर वालों से दूर रहने को कहा। गुड्डू दुकान पर पहुंचा। गोलू अंदर ही था। गुड्डू अंदर आया और कहा, गोलू हमें काम चाहिए। अरे भैया बैठो, पानी वानी पियो और बताओ हुआ का, गोलू ने कहा। गुड्डू कुर्सी पर आ बैठा। गोलू ने उसकी तरफ पानी का बोतल बढ़ा दिया। गुड्डू ने पानी पिया और फिर गोलू को रात वाली बात बता दी और साथ ही ये भी कि मिश्रा जी उससे बहुत नाराज हैं। गोलू ने सुना तो कहा, यार गुड्डू भैया, मतलब तुमको चैन नहीं है, क्या जरूरत थी वो लौंडे से जाकर भिड़ने की? काहे नहीं भिड़ते? हमारी बहन के जज्बातों से कोई खिलवाड़ करे, हम वो जिंदा काट देंगे साले को, गुड्डू ने गुस्से से कहा। का मतलब? वेदी कहां से आ गई बीच में? गोलू ने कहा। हाँ यार, वेदी, पता नहीं वेदी उसकी बातों में कैसे आ गई। उसे तो पता भी नहीं है कि ये सब हो रहा है, गुड्डू ने उदास होकर कहा। पर आप तो जानते थे ना, आपने काहे नहीं रोका? गोलू ने कहा। गोलू, हम किसी को किसी से प्यार करने से कैसे रोक सकते हैं? हम तुम भी तो किसी को चाहते हैं ना, फिर वेदी को हम कैसे ना कह सकते हैं यार? पहली बार हमने वेदी की आंखों में किसी के लिए भावनाएं देखी थी, पर उस लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया, गुड्डू ने कहा। हमें बताओ कौन है, अभी जाकर हड्डियां तोड़ते हैं उनकी, गोलू ने गुस्से से उठते हुए कहा। नहीं गोलू, हम पहले ही उससे झगड़ा कर चुके हैं और इस वजह से पिताजी भी हमसे नाराज हैं। गोलू, हमें काम चाहिए, हम नहीं रहना चाहते घर में। दिन भर ऐसे फालतू बैठे रहने के कारण हर दिन हम कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं और पिताजी को बुरा लगता है, गुड्डू ने उदास होकर कहा। चिंता ना करो गुड्डू भैया, काम है ना, जी दुकान का काम सब आपका ही है, गोलू ने कहा। सुनिए भैया, रामावतार जी के यहाँ शादी है, 3 दिन का अरेंजमेंट चाहिए, करवा देंगे का? बाहर से दुकान में आते हुए एक आदमी ने कहा। रामावतार का नाम सुनकर गोलू की भवें तन गई और उसने कहा, नहीं भैया, अभी टेंट फ्री नहीं है और कोई लड़का भी नहीं है हमारे पास। आदमी गोलू का जवाब सुनकर जाने लगा तो गुड्डू ने कहा, भैया 1 मिनट। आदमी रुक गया तो गुड्डू ने गोलू से कहा, गोलू मना काहे कर रहे हो, हम है ना, हम कर देंगे काम। गुड्डू भैया, रामावतार कोई और नहीं, रमेश के पिताजी हैं। रमेश और आपके बीच बनती नहीं है जी, पूरा मोहल्ला जानता है, फिर उसी के घर में जाकर काम करने की बात कर रहे हैं आप, गोलू ने कहा। गोलू, उससे हमें क्या मतलब है, हमें काम करना है, हम कर लेंगे। आदमी की ओर पलटकर, भैया आप डिटेल्स लिखवा दीजिए, हम आकर लगा देंगे, गुड्डू ने कहा। गुड्डू के चेहरे से गोलू को साफ नजर आ रहा था कि वह अंदर से कितना परेशान है। गोलू ने उस वक्त हाँ में करने में ही भलाई समझी और आदमी से ऑर्डर लेने लगा। बनारस उत्तर प्रदेश। शगुन के घर में प्रीति की सगाई की तैयारियां चल रही थी। शगुन सारे अरेंजमेंट्स करवा रही थी।
बाहर सामान की गाड़ी आई हुई थी और कोई था नहीं, इसलिए शगुन बाहर चली आई और एक सामान लेकर अंदर आने लगी। छत पर खड़े अमन की जब नजर पड़ी तो वह नीचे चला आया और गाड़ी के पास आकर शगुन के हाथ से सामान लेकर कहा, लाइए दी, मैं लेकर चलता हूं। नहीं अमन, चाची ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, शगुन ने कहा, और मेरे होते हुए आप ये सब करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लाइए दीजिए। कहते हुए अमन ने शगुन के हाथ से सामान ले लिया। शगुन को अच्छा लगा कि अमन आज भी उसे अपनी बड़ी बहन मानता है। उसने प्यार से अमन के गाल को छुआ और कहा, मैं चाहूंगी हर जन्म में मुझे तुम जैसा भाई मिले। अमन मुस्कुराया और फिर सारा सामान अंदर रखवाने में शगुन की मदद करने लगा। सब सामान रखकर उसने शगुन से कहा, अच्छा दी, अब मैं चलता हूं। अमन, शगुन ने कहा तो अमन जाते जाते पलटा और कहा, हाँ दी, प्रीति की सगाई में आओगे ना? शगुन ने पूछा। भाई के बिना बहन की सगाई कैसे हो सकती है? जरूर आऊंगा दी, अमन ने मुस्कुराकर कहा और चला गया। अमन जैसे ही अपने घर आया, चाची उस पर बरस पड़ी और कहा, ये सब क्या देख रही हूं मैं? तू उस शगुन की मदद कर रहा था, जानता है कितना बेइज्जत किया था उस शगुन ने मुझे। किसने किसको बेइज्जत किया मुझे ये सब पता है। आपने और पापा ने ताऊजी और मेरी बहनों के साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं आप दोनों की तरह नहीं हूं जो अच्छे बुरे में फर्क ना समझ पाऊं, अमन ने गुस्से से कहा। शर्म नहीं आती अपनी माँ से जबान लड़ाता है, चाची ने गुस्से से कहा और जैसे ही अमन पर हाथ उठाया, उनका उठा हुआ हाथ चाचा ने बीच में ही रोक लिया और झटक दिया। चाचा को अपनी तरफ घूरता पाकर चाची ने कहा, हमारा बेटा होकर ये उनकी तरफदारी कर रहा है और आप मुझे ही रोक रहे हैं? क्योंकि ये सही कह रहा है। तुम्हारे लालच के चलते मैंने अपने देवता जैसे भाई का दिल दुखाया, उन्हें बेइज्जत किया, अपनी बेटी जैसी भतीजियों को रुलाया, उन्हें तकलीफ दी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम एक माँ होकर उन बच्चियों के प्यार को नहीं समझ पाई, ना कभी मुझे समझने दिया, और आज हमारा बेटा अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। अमन अपनी बहनों से मिलेगा और अमन ही क्यों, मैं खुद जाकर भाई साहब से, शगुन से और प्रीति से माफी मांगूंगा। उनका दिल दुखाकर मैं ना चैन से जी पाऊंगा ना मर पाऊंगा। चाचा ने कहा तो चाची की भवें तन गई और आंखों में गुस्सा उबलने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, दिमाग ठीक तो है ना आपका? मैंने जो किया वो ठीक किया, अपने घर और बेटे के लिए किया ताकि ये अच्छे से पढ़ सके, अपना भविष्य बना सके, और आप कह रहे हैं कि आप जाकर उनसे माफी मांगेंगे? खबरदार, ऐसा कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं माँ। शगुन दी और प्रीति की आंखों में आंसू देखकर मुझे आगे नहीं बढ़ना, ताऊजी को तकलीफ देकर मुझे अपना भविष्य नहीं बनाना, अमन ने कहा। चाची खा जाने वाली नजरों से चाचा को घूरी जा रही थी, लेकिन इस बार चाचा ने अपनी नजरें नहीं झुकाई। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 45। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।